वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ इनकम कवर किया था, जिसमें टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन वाज फैक्टर इनकम, सेकंड वन वाज ट्रांसफर इनकम। हमने उसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने का है, विच इज प्रोडक्शन बाउंड्री एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम पहले ये कवर करेंगे बेटा, इसी पर ही बेस्ड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड। तो पहले ये टॉपिक करेंगे, तभी आपको वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि वो होता क्या है। तो पहले ये देखते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास चार प्रोडक्शन एंटिटीज है, एक फार्मर, एक मिलर। मिलर होते हैं जिसकी मील होती है, हम बोलते हैं ना कि उसकी चक्की है या उसकी आटे की मील है। तो मील का बेसिक मतलब होता है मिल, MILL, जो गेहूं से आटा बनाते हैं चक्की वालों में से। ठीक है, मिलर। मिलर के बाद नेक्स्ट आता है बेटा बेकर, और बेकर के बाद लास्ट हम कंसीडर कर रहे हैं अभी के लिए कंज्यूमर। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल समझो। फार्मर ने व्हीट बनाया, जो उसने मिलर को दिया, मिलर ने उसी से क्या बनाया बेटा, फ्लावर बनाया, आटा, वो उसने बेकर को दिया, बेकर ने उससे क्या बनाई, ब्रेड, और ये ब्रेड उसने किसको दी थी, कंज्यूमर को। क्लियर याद है। अब प्रोडक्शन बाउंड्री क्या कहते हैं, तो प्रोडक्शन बाउंड्री ये कहता है वो बाउंड्री जिसके अंदर जो गुड है, वो गुड क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। इंटरमीडिएट गुड का मतलब वो गुड हुआ जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जाना है, अभी वो फाइनल बिकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, पर द मोमेंट वो गुड बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, वो गुड क्या बन जाता है, फाइनल गुड। विच मीन्स ऐसा गुड जो बाउंड्री से बाहर निकल गया और उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो कंज्यूम करने के लिए तैयार है, उस गुड को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बोलते हैं। यहाँ तक समझ आए। तो प्रोडक्शन बाउंड्री इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड के बीच में एक दीवार करके खड़ी होती है, कि जो भी इस दीवार के पार चला गया फाइनल, जो दीवार के अंदर है वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ता है, अब इसकी वैल्यू से समझना बेटा। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ वीट की कीमत 100 रुपये थी, जो 100 रुपये का उसने मिलर को बेचा, मिलर ने 120 रुपये का आटा बनाया, बेकर को बेचा, बेकर ने 150 की ब्रेड बनाई जो कंज्यूमर को बेची। तो क्या मेरी नेशनल इनकम में जब हम काउंटिंग करेंगे, तो क्या नेशनल इनकम 100 प्लस 120 प्लस 150 होकर 370 बनेगी? ये सब सोचो, हमने क्या कहा, कंट्री के अंदर जितनी जितनी कमाई हुई उतना उतना कर लो। 100 रुपये का वीट बनाया, बेच दिया, बेचा तो पैसे आएंगे, खर्चा होगा प्रोडक्शन में, तो तीनों चीजें हो गई। तो क्या ये 100 रुपये काउंट होंगे, फिर 130 भी काउंट होंगे, फिर 150 भी काउंट होंगे? नहीं। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि 120 के अंदर 100 तो इंक्लूडेड है ही ऑलरेडी, विच मीन्स कि 120 के अंदर 100 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो क्या मैं उसको एक बार और काउंट करूंगा? यहीं पे आपके आती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पे आते हैं। अब हमें एक चीज समझना है, देखो, जब आप नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड के साथ साथ फाइनल गुड को भी काउंट करते हो, तो हर आइटम दो बारी काउंट हो रही है। कैसे? अगर आप इंटरमीडिएट गुड वेट को काउंट करते हो और फ्लावर को भी काउंट करते हो, तो इस 120 के अंदर 100 तो ये काउंट हुआ, प्लस 20 की जो इसने वैल्यू ऐड की वो भी काउंट हो गई। इसका मतलब ये 100 यहाँ पे तो काउंट हो गया, और 120 के अंदर वो दोबारा काउंट हुआ। सिमिलरली 150 के अंदर 120 भी काउंट होगा, 30 की जो वैल्यू ऐड हुई थी वो भी काउंट होगी। तो ये हर आइटम दो दो बारी काउंट हो रही है। अब इसको कैसे अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता क्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग refers to the double impact caused by the value of intermediate goods when value of both
intermediate and final good are included in national income. Since value of intermediate good is already included in value of final good, it leads to double counting. Clear? So this is problem of double counting, first part. सेकेंड आता है इट कैन बी अवॉइडेड. आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, तो उसका एक तरीका होता है. क्या होता है? देखो, पहला तरीका तो बेटा ये होता है कि आप केवल और केवल फाइनल गुड को काउंट करो और इंटरमीडिएट गुड को इग्नोर कर दो. तो इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम की वैल्यू हो गई 150, क्योंकि फाइनल गुड कितने की थी? 150 की. तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया बेटा, इट कैन बी अवॉइडेड. मतलब अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो उसका क्या तरीका है? देयर आर टू वेज. पहला कि या तो आप केवल और केवल फाइनल गुड की वैल्यू को कंसीडर कर लो. क्यों? देखो, मेरे पास व्हीट, फ्लावर, ब्रेड, तीन प्रोडक्ट्स थे. इसमें फाइनल गुड कौन सा है? ब्रेड है. ब्रेड के अंदर व्हीट की वैल्यू भी काउंटेड है और फ्लावर की वैल्यू भी काउंटेड है, व्हिच मींस अगर मैं ब्रेड को ही काउंट कर लूं तो क्या मुझे इन दोनों को अलग से काउंट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी. दिस इज द केस. तो हम क्या करते हैं? फाइनल गुड को काउंट करते हैं सिर्फ. पहला तरीका, जिसमें उसकी वैल्यू कितनी है? 150. तो मेरे लिए नेशनल इनकम की वैल्यू हो गई 150. पहला तरीका. दूसरा तरीका होता है कि आप हर वैल्यू को मत काउंट करो, आप एडिशन को काउंट करो. मतलब आपने और कितना ऐड कर दिया. एग्जांपल, आपने 100 की बीट बनाई. अब इसको मानते हैं इनपुट उसको 0 पड़ा. इनपुट का क्या मतलब है? सिंपल एग्जांपल है, मैंने कोई 80 रुपए का सामान खरीदा, 100 का बेच दिया, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड की उसमें? 20 रुपीज की. उसका फॉर्मूला बनता है वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट. कितने का सामान पड़ा? 100 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. आपने कितने की सामान मतलब कितने का सामान खरीदा था? 80 का. तो 100 में से 80 गए तो कितना रहेगा बेटा? 20. तो वैल्यू एडेड ऐसे निकालते हैं. अब हम क्या कह रहे हैं? हर प्रोडक्शन एंटिटी का वैल्यू एडेड निकालो, आप उसको ऐड कर दो. एग्जांपल, फार्मर का इनपुट कितना है? 0. आउटपुट हुआ 100 का, तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की? 100 की. फिर मिलर ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 120 का बेच दिया, तो कितनी वैल्यू ऐड की? 20. बेकर ने 120 का सामान खरीदा और 150 का बेच दिया, तो कितनी वैल्यू ऐड की बेटा? 30. तो अगर आप इन तीनों को भी ऐड करोगे तो यू विल गेट 150. तो हम 150 को एज इट इज कर सकते हैं. सो देयर आर टू वेज. या तो आप फाइनल गुड को काउंट कर लो, या फिर आप क्या करो? सबकी इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करके जितना जितना वैल्यू ऐड हो रहा है आप उसको कंसीडर कर लो. दोनों से रिजल्ट क्या आता है? हमेशा सेम आता है. अब आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि न्यूमेरिकल आएगा क्या या कैसे आएगा? नहीं. इस टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. पहला, व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड. तो ये एक्सप्लेनेशन एंड दिस डायग्राम. अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता तो वो आता है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. तो वो ये लिखा हुआ आपके सामने. इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूँ आपके लिए. बस इतना ही टॉपिक है. इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल में कोई यूज नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग चलेगा. हाँ, जो हम तीन मेथड्स बार बार कह रहे हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तो जो वो प्रोडक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला यही है. इसको हम इन डिटेल करेंगे तब, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं. ठीक है. सो कंटिन्यू करते हैं. नाउ अगर आपने व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन बाउंड्री, तो उसका डिफाइन क्या बनती है? प्रोडक्शन बाउंड्री रेफर्स टू द डिस्टिंक्शन लाइन. डिस्टिंक्शन मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करे किस किस के बीच में? बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, सच दैट जो भी गुड इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इट इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड. और अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है तो देयर एंड देन इट विल बिकम अ फाइनल गुड. क्लियर? तो ये हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा गुड फाइनल है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट है. बाउंड्री के अंदर है तो इंटरमीडिएट, बाउंड्री के बाहर चला गया तो फाइनल. क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पे आएंगे इसी के नीचे. फॉर एग्जांपल, इफ a farmer wheat of rupees 100 to a miller
and Miller prepares flour worth rupees 120 and sells it to the baker who prepares bread worth rupees 150 from the flour and he sells this bread to the consumer for consumption purpose then production boundary ends when bread is produced and sold to the consumer because there is no further value addition। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि क्योंकि गुड ब्रेड पे खत्म हो चुका है, ब्रेड आगे बिकने जा रही है कंज्यूमर के पास जो डायरेक्टली कंज्यूम होगी, तो प्रोडक्शन वहीं पर खत्म हो गई है, उसके बाद उसमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। हेंस हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री यहीं पे वाइंड अप होती है। इसके बाद जो भी वो गुड बनेगा वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड। तो नीचे कंक्लूजन क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे वाइंड अप होगा कंक्लूजन wheat and flour are intermediate goods and bread is a final good। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा छोटा सा अगेन व्हाट क्वेश्चन है या व्हाट स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है बेटा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यही ब्रेड अगर कंज्यूमर ना खरीद कर कोई रेस्टोरेंट वाला खरीदता, कोई ढाबे वाला या फिर कोई फूड आउटलेट वाला खरीदता और इसमें सैंडविच बना के कंज्यूमर को बेचता, तो क्या ब्रेड तब भी फाइनल गुड बनती? नहीं। क्यों नहीं बनती बेटा? क्योंकि अब वही ब्रेड कौन परचेज कर रहा है, एक प्रोडक्शन यूनिट खरीद रही है जिसके ऊपर वो कुछ और ऐड करेगी फिर बेचेगी। एग्जाम्पल, यही ब्रेड सपोज करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट ने खरीदी और इसमें उन्होंने 200 रुपये का सैंडविच बनाकर बेचा, तो अब मेरे लिए फाइनल गुड क्या हो जाएगा, सैंडविच 200 की वैल्यू के साथ, और वैल्यू एडेड में 50 रुपीज और ऐड हो जाएंगे सैंडविच वाले। यहाँ तक समझ आया? इसलिए एक गुड एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंज्यूमर के लिए क्या हो सकता है, फाइनल गुड, और दूसरे के लिए क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट। ये डिपेंड करता है कि उसको अंत में एंड में यूज कौन करने वाला है। लॉजिक समझ आया? सो अ गुड कैन बी इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल गुड डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंड यूज। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में बहुत आती है, तो इसके नीचे लिख लेते हैं, सेम प्रोडक्ट कैन बी इंटरमीडिएट and final good at the same time for another production unit or consumer depending upon its end use। बेटा ये दो शब्द हैं, ये याद रखना, 1 मार्क में बहुत आते हैं। ठीक है, कि वो एंड यूज पे डिपेंड करते हैं कि वो प्रोडक्ट फाइनल बनेगा या वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा। अगर यही ब्रेड रेस्टोरेंट वाला खरीदता तो इंटरमीडिएट हो जाती, पर यही ब्रेड अगर किसी कंज्यूमर ने खरीदी है तो वो क्या बन गई, हमारे लिए फाइनल गुड बनेगी। सो होपफुली प्रोडक्शन बाउंड्री इंटरमीडिएट और फाइनल का थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ आया। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, तो क्या मुझे इंटरमीडिएट गुड्स को दोबारा काउंट करने की जरूरत है? नहीं। जब दोबारा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? नहीं होगा। हेंस हम कह सकते हैं
नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में केवल और केवल क्या आते हैं, फाइनल गुड आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर काउंटेड। ये बस इतना सा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के बीच में डिफरेंस, वो मैं आपको टेबुलर फॉर्म में कराता हूँ। नाउ दिस इज फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड। तो पहले एक बार इसका कंसेप्ट समझते हैं, और जितना भी बोर्ड पे लिखा है गिव यू टाइम आप इसको लिख लेने एक जगह पर, बट फॉर द टाइमिंग पहले डिफरेंस समझते हैं, फिर इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी लिखेंगे बाद में, ठीक है। पहले समझिए हमारे लिए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका क्वेश्चन आ सकता है स्टेट डिफरेंस पे जो हम करेंगे। सेकंड आ सकता है आपको 6 से 7 आइटम्स दे रखी हो सकती हैं और आपको कहा जा सकता है क्लासिफाई देम इनटू फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स गिविंग रीजंस। तीसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हमें अभी तक क्लियरली ये पता है फाइनल गुड नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में काउंट होते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में काउंट नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है विच इज स्टेटेड एज कि क्या फॉलोइंग आइटम्स नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगी या नहीं होंगी। होगी तो रीजन, नहीं होगी तो रीजन। तो वहाँ पर आपको इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस पता होगा तभी आप गुड को क्लासीफाई करोगे। गुड क्लासीफाई सही तरीके से होगा तभी आप लिखोगे येस इट विल बी इंक्लूडेड और नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इसलिए ये चीज डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। तो समझते हैं अब फाइनल गुड के दो टाइप ऑफ गुड्स हो सकते हैं। या तो पहला वो कंज्यूमर्स खरीद रहे हो अपनी कंजम्पशन में, मतलब अगर मैं एज अ हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर कोई भी आइटम खरीद रहा हूँ और मुझे वो वापस नहीं बेचनी, अपनी कंजम्पशन में यूज करनी है, 1 साल में करूँ, 2 साल में करूँ, 25 साल में करूँ या 50 साल में करूँ, अगर वो मैं अपने लिए ही खरीद रहा हूँ तो वो मेरे लिए फाइनल गुड कहलाएगी। अब इसके अंदर कोई भी आ सकता है, आप गाड़ी खरीदो, घोड़ा खरीदो, घर खरीदो, कुछ भी खरीदो, लेकिन अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो वो फाइनल गुड ही बनता है डन, क्योंकि हाउस होल्ड उसको आगे दोबारा नहीं बेचने वाला। सेकंड, प्रोड्यूसर ने खरीदा पर कैपिटल गुड्स की फॉर्म में खरीदा। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में यूज होते हैं एज अ मशीनरी। तो अगर मैं एज अ मशीनरी खरीदना चाहता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मैंने एक प्लांट खरीदा, एक बड़ी सी मशीनरी खरीदी, तो क्या मैं उस मशीनरी को वापस से सेल ऑफ करूंगा? नहीं करूंगा। जब वापस से सेल ऑफ नहीं करूंगा, ना ही मैं उसको कहीं पे भी कंजम्पशन में यूज कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें कोई वैल्यू ऐड करके वापस से रीसेल कर रहा हूँ? नहीं, वो मेरी अपनी प्रोडक्शन के कंजम्पशन में यूज होने वाली है, हेंस वो भी क्या बनती है, फाइनल गुड बनती है। तो दो ही टाइप के फाइनल गुड्स हैं, या तो मैं एज अ हाउस होल्ड कुछ भी खरीद रहा हूँ, छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी शिप तक सब कुछ फाइनल है। दूसरा, अगर कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है बट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहा है कि वो उसको लंबे टाइम तक यूज करने वाला है, तो वो भी आपका किसमें जाता है, फाइनल गुड्स में जाता है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करेंगे डोंट वरी। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में। इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है। पहला कि जब भी इंटरमीडिएट गुड कोई प्रोड्यूसर खरीदता है तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज कौन से होते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होंगे, आपने खरीदा कुछ, उसको तोड़ मोड़ के बनाया कुछ और फिर बेच दिया, तो वो टाइप के गुड्स कौन से होते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जिनको हम देसी भाषा में रॉ मटेरियल बोलते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। एग्जाम्पल, अगर एक स्वीट शॉप ओनर ने, मिठाई वाले ने चीनी खरीदी है, शुगर खरीदी है, तो जब वो उससे मिठाई बनाता है तो चीनी की शेप को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके कुछ और बना के बेच देता है, तो क्या आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीनी हो गई, ये मैदा हो गई, ये सूजी हो गई? नहीं। विच मीन्स कि जब भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कंज्यूम होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। इसमें और इसमें यही डिफरेंस है बेटा, ये भी प्रोड्यूसर गुड है, ये भी प्रोड्यूसर गुड है, बट ये वो गुड है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प जरूर करते हैं पर सिर्फ यूज होते हैं, यूज्ड, लेकिन ये उसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ मिठाई वाला बर्तन यूज कर रहे हैं, कोई बेकर यूज कर रहा है, कोई बर्नर यूज कर रहा है, तो वो सब क्या उसकी इन्वेस्टमेंट है कि वो उसके पास लंबे टाइम तक रहेगा, तो फाइनल है। पर अगर वो उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा है तो वो सब क्या उसके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, लास्ट इसकी टाइप आती है, अगर आप कोई भी आइटम रीसेल पर्पस से खरीदते हो तो कहीं पे डीलर वर्ड दिखे, कहीं पे ट्रेडर वर्ड दिखे, ये दोनों ही हमेशा किस में आते हैं, रीसेल पर्पस में आते हैं। जैसे आपने शिमला से एप्पल्स परचेज किए एज अ ट्रेडर ताकि आप उनको दोबारा बेच सको, चाहे आपने 100 के खरीद के 100 के ही बेच दिए, 100 के खरीद के 250 के बेच दिए, आपने उसमें कोई एडिशन नहीं किया, पर स्टिल आप क्या कहलाओगे बेटा, ट्रेडर या रीसेल पर्पस में कहलाओगे, तो वो गुड किस में जाता है, इंटरमीडिएट गुड में जाता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक ये याद रखना। ठीक है, तो 4 पार्ट्स किए हमने, क्या क्या, या तो आपने अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदा एज अ हाउस होल्ड, या आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा, या फिर आपने उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करने में खरीदा, या आपने उसको रीसेल पर्पस में खरीदा,
यही 4 नेचर्स हो सकते हैं और कोई भी नेचर नहीं बनता, ठीक है। पहली दो फाइनल गुड, नेक्स्ट दो इंटरमीडिएट गुड्स। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर गाड़ी खरीद रही है मिसेस सोनी अपनी कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए, तो क्या है वो कंज्यूमर फाइनल गुड है। अगर वही गाड़ी कोई टैक्सी ड्राइवर खरीदता है टैक्सी की तरह यूज करने में, अब वो टैक्सी ड्राइवर तो सर्विस दे रहा है, अब सर्विस में जो उसने खरीदा वो भी क्या उसका इन्वेस्टमेंट गुड है, तो ये भी किसकी टाइप में जाएगा, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड में। अगर यही गाड़ी कोई मॉडिफायर खरीदता है और उसको मॉडिफाई करके उसमें से सामान निकाल के तोड़ मरोड़ के कुछ और बनाकर उसको बेच देता है कि उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है, तो ये क्या बना, रॉ मटेरियल की तरह बन गया। और अगर यही गाड़ी कोई डीलर खरीदता है तो ये क्या बन जाएगी बेटा, इंटरमीडिएट रीसेल पर्पस। तो ये दोनों इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में जाएंगे और ये दोनों फाइनल में। अब पेपर में ये क्वेश्चन आए, सपोज कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर टू बी यूज्ड एज टैक्सी, क्या ये नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा। तो पहले ये चेक करो कि क्या ये फाइनल गुड है, यस इट इज अ फाइनल गुड। फाइनल होते ही हम कहेंगे यस नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल देखो, अगर शुगर परचेज बाय मिस्टर सोनू आ गया, तो सोनू हाउस होल्ड है, अगर अपने लिए कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो उसका क्या है, फाइनल कंजम्पशन गुड। अगर यही शुगर की अगर हम बात करते हैं कि 10 kg शुगर खरीदी एक स्वीट शॉप ओनर ने, मिठाई वाले ने 10 किलो चीनी खरीदी, जिसमें से 7 किलो तो उसने मिठाई बनाने में खत्म कर दी, बाकी की 3 किलो उसके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी रहेगी, यूज नहीं हुई। अब 10 किलो किसमें जाएगी, कोई आइडिया नहीं है, हम 10 किलो के बाइफर्केशन पे चलेंगे। 7 किलो जो उसने मिठाई बनाने में यूज कर ली वो क्या बनी बेटा, रॉ मटेरियल है ना, तो इसको मार्क करते हैं। जो 7 kg उसने यूज कर ली, ये 7 kg किसमें जाएगी बेटा, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल में। पर जो उसने 3 kg क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि एसेट में दिखता है ना, तो 3 किलो हमारे लिए किसमें चला जाएगा, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड में, क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टमेंट की तरह काउंट होगी। लास्ट आता है, अगर ये शुगर कोई ग्रोसरी शॉप वाला खरीद रहा होता, किराने वाला, तो उसने क्या करना है, उसको वापस से बेचना है रीसेल पर्पस, हेंस इंटरमीडिएट। तो यही इनके बीच में डिफरेंस है, प्लीज इसको ध्यान से करना। एक मैं इसका हॉट क्वेश्चन करा देता हूँ, डिफरेंस भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, व्हिच इज डिफरेंस नेक्स्ट में करते हैं, अभी के लिए इसका हॉट क्वेश्चन करते हैं। ये दो हॉट स्टेटमेंट है, बस बेटा आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से सुनना। एवरी आइटम परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट इज ऑलवेज इंटरमीडिएट गुड। रिफ्यूट, क्यों रिफ्यूट, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी आइटम एक प्रोडक्शन यूनिट मतलब एक फर्म, एक प्रोड्यूसर दूसरी से खरीद रहा है तो वो हमेशा इंटरमीडिएट होगा। अगर मैं एज अ प्रोडक्शन यूनिट एलजी कंपनी से एक फ्रिज खरीदता हूँ और मैं अपने यहाँ पे रख लेता हूँ, एक वॉशिंग मशीन खरीदता हूँ और मैं अपने यहाँ पे रख लेता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या बनता है, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड बनता है, इन्वेस्टमेंट है। पर अगर मैं वो खरीद के रीसेल कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। इसका मतलब डिपेंड करता है मैंने वो किस पर्पस में खरीदी है ना, इसलिए फॉल्स। लास्ट, एवरी मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, इसका आंसर मैंने आपको अभी दिया कि नहीं, जब भी मशीन खरीदी जाती है तो उसका पर्पस देखते हैं, अगर वो अपने लिए है, इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल गुड फाइनल गुड, अदरवाइज अगर आप उसको रीसेल पर्पस में खरीद रहे हो तो इंटरमीडिएट। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। बी केयरफुल, ये दोनों 100% पेपर में आती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है पुरानी वीडियोस तो प्लीज उनको देखो, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि मुझे भी इमेंस मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी अपनी इंटेंशन से प्रिपेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।